हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं 5 नए एमसीक्यूज यानी कि केस बेस्ड एमसीक्यू का एपिसोड नंबर 4। अगर आपने पहले 3 एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो पहले जाकर वो 3 एपिसोड्स देख कर आइए, और अगर आपने देख लिए हैं तो ये हुई ना सेव वाली बात। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो जिसमें हम कवर करने वाले हैं 5 नए एमसीक्यूज। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं केस स्टडी नंबर 16, जो कि कहता है सन लिमिटेड ने 40% शेयर लिए हैं मून लिमिटेड के 5 लाख को 1 जुलाई 2023 को। याद रहे 1 जुलाई 2023 को शेयर खरीदे हैं। मून लिमिटेड के पास पहले से थे 40% शेयर स्टार लिमिटेड के। तो इसका मतलब भाई सन ने मून के शेयर खरीदे हैं 40%, और मून के पास 40% शेयर थे किसके? स्टार के। ओके, नाउ सन लिमिटेड कैन एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन मून। हाँ ठीक है जी, डन। मून लिमिटेड डिक्लेयर डिविडेंड 80,000। ध्यान रहे बेटा कौन से ईयर का डिविडेंड है? फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23। लो पकड़ा गया भाई। अगर 1 जुलाई 2023 में शेयर खरीद रहा है और डिविडेंड मिल रहा है 22-23 का 15 सितंबर को, तो पक्की बात है ये डिविडेंड क्या होगा? प्री एक्विजिशन डिविडेंड। 23-24 में मून लिमिटेड ने प्रॉफिट कमाया 4 लाख का और डिक्लेयर किया है डिविडेंड 90,000 रुपए 15 सितंबर 2024 को। तो ये क्वेश्चन AS 23 का है, साफ साफ पता लग गया जी। ठीक है, अब ये कहता है सबसे पहले में विद रिस्पेक्ट टू द रिलेशनशिप बिटवीन कंपनीज इट कैन बी सेड दैट स्टार इज द एसोसिएट ऑफ सन। क्या बोला जा सकता है कि स्टार सन का एसोसिएट है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। स्टार मून का एसोसिएट है। क्या मून एंड स्टार दोनों सन के एसोसिएट है? बिल्कुल भी नहीं। क्या मून सन का एसोसिएट है? यस, मून सन का एसोसिएट है। क्या सन पेरेंट है बहुत मून एंड सन स्टार का? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तो ये तो भाई बात डन हो गई। इसके बाद कहता है व्हाट विल बी द कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बेटा ये वर्ड ध्यान से पढ़ना, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात कर रहे हैं तो AS 13 लगेगा, और कंसोलिडेटेड की बात करेगा तो AS 23 लगेगा। इस बात को बहुत ध्यान से हमने समझा था सन लिमिटेड की बुक्स में 31/3/2024 को। अब बताओ बेटा सन के पास किसके शेयर है? मून के। और 31/3/2024 की बात कर रहा है, उसने कितने के शेयर खरीदे थे? 5 लाख के। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट थी 5 लाख, लेकिन मून ने डिविडेंड दिया था 80,000 रुपए, और इसके पास 40% शेयर हैं, तो इसको प्री एक्विजिशन डिविडेंड मिला होगा 80,000 का 40% यानी कि 32,000 रुपए। तो इसका मतलब बेटा इसकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट होगी 4,68,000 यानी कि सी। क्योंकि प्री एक्विजिशन डिविडेंड जो होता है वो कॉस्ट में से माइनस होता है, वो पीएनएल में ट्रांसफर नहीं होता। ये बात हमने डिस्कस करी थी कि जो भी प्री एक्विजिशन डिविडेंड्स होते हैं वो कॉस्ट में से माइनस होते हैं एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। आगे बढ़ते हैं, क्या कहते हैं? कह रहा है व्हाट विल बी द कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सन लिमिटेड एज ऑन 31/3/2024। वो कह रहा है अब ये बताओ 31/3/2024 को कितना सन लिमिटेड में कि कंसोलिडेटेड में अमाउंट होगा। बेटा कंसोलिडेटेड में लगता है इक्विटी मेथड, और इक्विटी मेथड ये कहता है कि कैरिंग अमाउंट देखो पुराने वाला, तो बेटा पुराने वाला कैरिंग अमाउंट है हमारे पास 4,68,000 रुपीज। ठीक है, इसके बाद आप ये देखो कि उसने कितना प्रॉफिट कमाया है 23-24 में। उसने 23-24 में प्रॉफिट कमाया है 4 लाख का। तो बेटा 4 लाख का अगर उसने प्रॉफिट कमाया है तो 4 लाख का 40% इसमें ऐड कर देंगे। सर व्हाट अबाउट डिविडेंड? बेटा डिविडेंड 15 सितंबर को बाद में जाके बटा है, तो इन दैट केस वो तो बाद में माइनस होगा। तो इसमें से 160 जो है वो माइनस हो जाए, सॉरी प्लस हो जाएगा। 160 प्लस हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6,28,000, और डिविडेंड हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि डिविडेंड जो है वो बाद में मिला है, राइट। तो द आंसर विल बी डी। बेटा ये मिसप्रिंट है, ये 6,28,000 होगा। ठीक है जी, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहते हैं? As per accounting standard 23, existence of significant influence by an investor is usually evidenced in one or more of the following ways। बेटा वो यहां पे आपसे ये जानना चाहता है कि significant influence क्या होता है। तो significant influence में क्या पार्टिसिपेशन इन पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस होता है? यस होता है। क्या इंटरचेंज ऑफ मैनेजेरियल पर्सन? इंटरचेंज ऑफ मैनेजेरियल पर्सन मतलब इसका CFO इसका बन जाएगा, इसका CEO इसका बन जाएगा, तो यस बिल्कुल होता है। राइट टू रिसीव द डिविडेंड? नहीं बेटा, डिविडेंड मिलने से सिर्फ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हम कंसिडर नहीं कर सकते। और प्रोविजन ऑफ एसेंशियल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, यस ये भी होता है। क्योंकि इसका मतलब ये हो गया कि मैं अपना नो हाउ बताऊंगा आपको, या मैं अपनी कंपनी के आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा, टेक्निकल इंफॉर्मेशन, वो चीज हो गई। तो आंसर डी इज करेक्ट, राइट। चलिए आइए बढ़ते हैं बेटा केस स्टडी नंबर 17 पे। केस स्टडी नंबर 17 हमें ये कहती है दैट एक्सेलेंस लिमिटेड इज अ रियल एस्टेट कंपनी विच कंस्ट्रक्ट द रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रोजेक्ट। एक सेकेंड, यूएसबी बंद हो गई भाई, एक सेकेंड।
ऑलराइट, तो ये कहता है एक्सीलेंस लिमिटेड एक रियल एस्टेट कंपनी है जिसमें कंस्ट्रक्शन होती है रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट की फॉर सेलिंग। द कंपनी हैज कमेंस्ड अ न्यू प्रोजेक्ट एंड द एक्सपेंसेस ये आपको दे रखे हैं। बेटा कंपनी ने लैंड खरीदी 10 करोड़ की, कंस्ट्रक्शन के ऊपर खर्चे किए 25 करोड़, कंपनी ने 10 लाख रुपए वेरियस एडमिनिस्ट्रेशन मीटिंग के लिए खरीदे हैं। बेटा ये जनरली इंक्लूड नहीं होंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग जो है कंप्लीट हो गई है एट द एंड ऑफ ईयर 1 और नेट रियलाइजेबल वैल्यू है बिल्डिंग की 40 करोड़ रुपए। एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 2 द कंपनी डिसाइडेड टू यूज द बिल्डिंग एज इट्स कॉर्पोरेट ऑफिस। बेटा अब ईयर 2 में कंपनी क्या चाहती है कि इसको अपना कॉर्पोरेट ऑफिस मान लेगी, ठीक है। द कंपनी फर्दर इनकट 50 लाख फॉर मेकिंग द नेसेसरी चेंजेस इन द स्ट्रक्चर फॉर यूजिंग इट्स एट कॉर्पोरेट ऑफिस, क्योंकि उसे अपना कॉर्पोरेट ऑफिस मानना चाहती है तो कंपनी को 50 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्चने पड़ेंगे एक चेंजेस करने के लिए। विदाउट दीज चेंजेस ऑफिस कैन नॉट बी सेटअप, इसके बिना ऑफिस सेटअप नहीं हो सकता, तो इट्स इंसिडेंटल कॉस्ट, जरूरी कॉस्ट है ये। इग्नोर द इफेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन इफ एनी। अब आंसर देते हैं। बेटा सबसे पहला वो कहता है ईयर 1 में आप इस बिल्डिंग को क्या मानोगे, इन्वेंट्री, इन्वेस्टमेंट, टीपी या फिर इनटेंजिबल एसेट। बेटा सबसे पहली बात, ईयर 1 के एंड में बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई है और पहले हमने इस बिल्डिंग को किस पर्पस के लिए लिया था, हमने लिया था सेलिंग पर्पस के लिए। बेटा कोई भी चीज अगर हमने मेन कोर्स ऑफ बिजनेस में सेलिंग के लिए ली है तो हम उसे क्या मान के चलेंगे, अपनी इन्वेंट्री। फिर वो पूछता है एट द एंड ऑफ ईयर 1 वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट किससे होगी, तो अब बेटा वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट देखते हैं। बेटा सबसे पहले 10 करोड़ की हमने लैंड खरीदी है और 25 करोड़ के कंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस करे, ये 10 लाख इंक्लूड नहीं होगा और यहां तक बार कहानी खत्म हो गई। तो जो हमारी कॉस्ट है वो 35 करोड़ रुपए आ रही है, 35 करोड़ रुपीज हमारी कॉस्ट है, ठीक है जी। और वैसे भी इसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू उससे ज्यादा थी 40 करोड़, तो ऑब्वियसली 35 करोड़ रुपए रिकॉग्नाइज होगा। बेटा फिर पूछता है एट द एंड ऑफ ईयर 2 when the intention is used to use the building as a corporate office, it should be classified as obviously PP। बेटा अगर आपने उसे यूज करने का सोचा है तो अब वो इन्वेंट्री नहीं रहेगी, वो बाकी क्या बन जाएगी, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। फिर वो पूछ रहा अच्छा ये बताओ सेकेंड ईयर में क्या कॉस्ट होगी, तो बेटा सिंपल सी बात है, अब आपको अपने 50 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्चने पड़ेंगे अगर आप इसे एज अ ऑफिस यूज करना चाहते हो तो इन दैट केस 35 करोड़ तो है ही है, साथ साथ 35 करोड़ 50 लाख रुपए आपकी कॉस्ट हो जाएगी। तो इट्स अ इजी क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं थी। अब आते हैं केस स्टडी नंबर 18 पे। बेटा केस स्टडी 18 कहती है सुपर कूल लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग इको फ्रेंडली इक्विपमेंट। ऑन 1 अप्रैल 2023 कंपनी को ग्रांट आई है 20 करोड़ की गवर्नमेंट से, which is 25% of the total capital of the company for various purpose that the company deems fit and no payment is required to be made to the government। मतलब वापस नहीं करनी है और ये जो है वो 25% हमारे कैपिटल का है, तो कैपिटल के लिए ग्रांट आई है हमारे को 20 करोड़ रुपए। कंपनी ने 10 करोड़ रुपए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोरो करे थे और उसके ऊपर 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट दिया है, बस बहुत कम दिया है। कंपनी ने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी थी फंड से 10 करोड़ की और 1 करोड़ रुपए उसके इंस्टॉलेशन पे लगाए हैं और असेंबली के लिए, तो वो उसी में ऐड हो जाएंगे। 10 लाख रुपीस लगाए हैं प्रोफेशनल फीस पे, नेसेसरी थी इंस्टॉलेशन और ऑपरेटिंग के लिए, तो बेटा फिर ये भी ऐड होंगे। 50 लाख रुपए लगाए हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, 50 रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐड नहीं होगा। प्लांट एंड मशीनरी इंटेंडेड यूज हो गई है 30 सितंबर को। डेप्रिसिएशन लगेगा प्लांट एंड मशीनरी पे 10%। बेटा यहाँ पे AS12 भी मिक्स है, AS16 भी कहीं ना कहीं मिक्स लग रहा है क्योंकि उसने बोरोइंग करी है और AS10 तो है ही है इसके अंदर, राइट। तो आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन कैसे पूछता है हमसे। तो पहला क्वेश्चन पूछता है कि ये बताओ जो 20 करोड़ की ग्रांट आई है कंपनी को वो कैसे दिखाई जाएगी, तो बेटा कैपिटल रिजर्व, क्योंकि अभी हम ऊपर पढ़ कर आए हैं कि वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन के लिए, कैपिटल कंट्रीब्यूशन मतलब प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन के लिए। इसके बाद वो हमसे पूछता है ये बताओ प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू क्या होगी 31 मार्च 2024 को, तो बेटा 31 मार्च 2024 को तो उस पर डेप्रिसिएशन भी लगेगा, तो पहले एक काम करते हैं उसकी कॉस्ट को ऐड करते हैं। 30 सितंबर 2023 को रेडी हो गई है ना, तो कॉस्ट की बात करें तो सबसे पहले उसकी कॉस्ट में आएगा 10 करोड़, तो ये है 10 करोड़ रुपए की प्लांट एंड मशीनरी कॉस्ट हो गई। परचेज प्राइस लिख देते हैं इसको, परचेज प्राइस 10 करोड़। इसके बाद उसने 1 करोड़ रुपए इंस्टॉलेशन पे खर्चे, तो करोड़। फिर 10 लाख रुपए उसने प्रोफेशनल फीस खर्ची है, प्रोफेशनल फीस हो गई 0.10। इसके बाद 50 लाख का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो इसके अंदर ऐड नहीं होगा। बेटा ये टोटल, अब ये 30 सितंबर को रेडी हो गई और वो हमसे वैल्यू पूछ रहा है, तो 30 सितंबर से 31 मार्च तक होते हैं 6 महीने, तो इस 11.10 के ऊपर 6 महीने का डिप्रिसिएशन लगेगा 10% के हिसाब से।
यानी कि 0.555। अब बेटा 11.10 में से माइनस करेंगे 0.555 तो ये आएगा 10.555। तो बेटा इसके नियरेस्ट हमें सी दिख रहा है, 10.54 इज द वैल्यू, खत्म बात। ऑब्वियसली उसने इसको 5-6 कर दिया होगा, इसको 5-6 करेगा तो ये 5-4 हो जाएगा। यार एक ही बात है यार, क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है, द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ 50 लाख शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज। बेटा वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो वो कहां पे ट्रांसफर हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लास्ट पार्ट क्या पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। बेटा पहला पूछ रहा है, प्लांट एंड मशीनरी इज एक्वायर्ड आउट ऑफ द गवर्नमेंट ग्रांट सो शुड बी डिस्क्लोज्ड एट निल वैल्यू। बेटा पहली बात, प्लांट एंड मशीनरी ग्रांट आने के बाद खरीदी है, ग्रांट मॉनेटरी ग्रांट है तो इसका मतलब वैल्यू तो दिखाएंगे। दूसरी बात, अगर हमें एसेट फ्री में भी मिलती है ना तो भी हम एसेट को फ्री में नहीं दिखाते, हम उसको नॉमिनल वैल्यू पे डिस्क्लोज करते हैं, नॉन मॉनेटरी ग्रांट, याद करो। प्लांट एंड मशीनरी बिलोंग्स टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नहीं बेटा हमने उनसे लोन लिया, दैट डज नॉट मीन वो उनकी हो जाएगी, वो हमारी रहेगी। फिर इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी बिलोंग्स टू कंपनी एंड शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, यस पार्ट नंबर सी बिल्कुल सही है। प्लांट एंड मशीनरी शुड नॉट बी डिस्क्लोज इन द पार्टनर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी एट ऑल, नहीं ये तो गलत है। तो बेटा पॉइंट सी इज द आंसर, क्या बात है, इसके सारे आंसर सी थे। चलिए अब बढ़ते हैं केस स्टडी नंबर 19 पे। तो ये कहता है, सुपर लिमिटेड अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज द फॉलोइंग समराइज्ड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2024। इक्विटी शेयर कैपिटल है 10 रुपए वाली 17 लाख, रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड ऑल सब दे रखा है। बायबैक का लग रहा है क्वेश्चन, यस बायबैक का ही है। चलिए आइए बेटा, 35,000 शेयर बायबैक करने वाले हैं 10 रुपए के 30 रुपए में। वो आपसे पूछ रहा है सबसे पहला प्रश्न, एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 68 टू बायबैक इन एनी फाइनेंशियल ईयर मस्ट नॉट एक्सीड द 25% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। 25% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व से ज्यादा बायबैक नहीं कर सकते। तेरा शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट के हिसाब से बताओ। बेटा शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट होता है, नंबर ऑफ शेयर्स निकालो, 17 लाख डिवाइडेड बाय 10 यानी कि 1,70,000। 1,70,000 का 25% कर दो तो 85 42,500, तो बेटा 42,500 रुपए यानी कि 20 का आंसर। इसके बाद कहता है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक अकॉर्डिंग टू रिसोर्स टेस्ट। बेटा रिसोर्स टेस्ट के हिसाब से आप 25% बायबैक कर सकते हो, तो आपकी शेयर कैपिटल है 17 लाख। आइए रिजर्व चेक करते हैं। बेटा रिजर्व्स हैं आपके, रेवेन्यू रिजर्व 2350, सिक्योरिटीज प्रीमियम 2.5 लाख, 25-26 लाख, पीएनएल अकाउंट 2 लाख, तो 26 और 2 28 लाख रुपए। तो बेटा आपके रिजर्व्स हैं 28 लाख के। बेटा 27 प्लस 17 प्लस 28 हो गया 45 का 25% हो जाएगा 15 लाख का 25% कर लेते हैं ना यार, चलो ठीक है 45 लाख, इसका 25% हो जाएगा डिवाइडेड बाय 30, तो बेटा 37,500 शेयर्स हम बायबैक कर सकते हैं। लास्ट पूछता है डेट इक्विटी शेयर के हिसाब से भी बता दो डेट इक्विटी। तो बेटा उसके लिए पहले डेट ढूंढो। डेट है 38 प्लस 850 यानी डेट है 46,50,000 के, तो मेंटेनेबल इक्विटी हो जाएगी 46,50,000 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 23,25,000। अब हम अपनी प्रेजेंट इक्विटी यानी कि 45 लाख, उसमें से माइनस करेंगे मेंटेनेबल इक्विटी यानी 2325 माइनस 10x सीआरआर के लिए डिवाइडेड बाय 30 इज इक्वल्स टू x। बेटा अब इसको माइनस करेंगे, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ बहुत बार, 45 लाख माइनस 2325 डिवाइडेड बाय करेंगे इसको 40 से, क्योंकि 30 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा 10 प्लस हो जाएगा, तो 54,375 शेयर यानी कि डी इज द राइट आंसर। तो बेटा ये बायबैक की हमने देखा कई बार आ रही है, बार बार ये केस स्टडी बन रही है। आइए बेटा लास्ट केस स्टडी पे चलते हैं आज की वीडियो की। लेकिन आपको पता है इससे पहले मैं आपको क्या मैसेज देना चाहूंगा, अकेले वीडियो नहीं देखनी, सबके साथ शेयर करनी है। और अगर आपको पार्ट 5 चाहिए तो पार्ट 5 कमेंट करना पड़ेगा। और एक और बात बेटा, अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल हो रही है, आपके लिए सीरीज यूजफुल हो रही है, तो आपको एक कमेंट जरूर करना चाहिए, ताकि मुझे भी तो पता लगे ना कि आप पढ़ रहे हो और आपके लिए वीडियो यूजफुल है, ताकि मैं और ऐसी वीडियोस बनाता रहूंगा। तो उसके लिए कमेंट करना बहुत जरूरी है, लाइक तो आप करोगे, और सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए बढ़ते हैं केस नंबर 20 पे। बेटा केस नंबर 20 है, मिस्टर विक्रम टुक अ लोन ऑफ ₹6 लाख जिसके ऊपर इंटरेस्ट था 10%। 1 अगस्त 2023 को उसने रॉ मटेरियल खरीदा, 4000 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल 125 रुपए की। रिप्लेसमेंट कॉस्ट थी इस रॉ मटेरियल की 100 रुपए। ओके, इसका मतलब ये AS2 की कहानी ला रहा है। लेबर चार्जेस और वेरिएबल ओवरहेड उसने खर्चे हैं 1 लाख रुपए 1000 यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए।
1000 यूनिट फिनिश गुड्स की प्रोड्यूस हो गई है रॉ मटेरियल से। फॉर एवरी यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड 2 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल्स आर रिक्वायर्ड। मतलब अगर आपको 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स बनाने हैं तो आपको रॉ मटेरियल कितने चाहिए? 2। तो इसका मतलब अगर आपने 4000 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स खरीदे हैं तो आपके 2000 यूनिट से ज्यादा फिनिश रॉ मटेरियल खरीदे हैं तो 2000 से ज्यादा फिनिश गुड्स नहीं बन सकते। फिनिश गुड्स की एनआरवी है 300 रुपए। ऑल द फिनिश गुड्स आर लाइंग इन द स्टॉक। फिनिश गुड्स अभी भी स्टॉक में पड़ा है। देयर इज नो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इन फिनिश गुड्स। कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं है। विक्रम ने 1500 यूनिट्स का रॉ मटेरियल जो है वो एसेट कंस्ट्रक्ट करने के लिए यूज कर लिया। दैट एसेट इज अ क्वालिफाइंग एसेट। लेबर एंड अदर ओवरहेड्स चार्जेस इनकर ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑन एसेट इज 90,000। बेटा और खर्चा किया हमने 90,000 रुपए का। मिस्टर विक्रम ऑल्सो पेड 15,000 टू इंस्टॉल द एसेट एट फैक्ट्री प्रीमिसेस। 15,000 रुपए इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं। AS2 से घुमाते घुमाते कहां ले गया? AS10 पे। और बीच में एक हिंट दे गया AS16 का। क्या मजेदार क्वेश्चन है। मिस्टर विक्रम यूजेस द बैलेंस ऑफ द लोन ऑफ ₹1 लाख टू इन्वेस्ट इन द इक्विटी शेयर। और इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करना ये हमारे लिए क्वालिफाइंग एसेट नहीं होती है। उसने 9,000 शेयर खरीदे 1 लाख रुपए के 25 मार्च को। पी लिमिटेड ने डिक्लेयर दिया है डिविडेंड दिया 20% 23-24 का। ओके, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन। बेटा अब आप देखो घुमाते घुमाते कहां ले गया? AS13 पे ले गया। क्या क्वेश्चन बनाया यार। इतने से क्वेश्चन के अंदर अंदर AS2 दे दिया, AS16 दे दिया, AS10 दे दिया और घुमाते घुमाते कहां ले गया? AS13 में। अब आपको आंसर देने हैं भाई। पहला आंसर, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स ऑन 31 मार्च 2024। आइए बेटा चेक करते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। रॉ मटेरियल के बारे में जो बातें लिखी थी वो यहां से यहां तक थी। रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स के बारे में, ठीक है। अब वो ये कहता है कि आपने रॉ मटेरियल खरीदा था 4000, पर आपने जो फिनिश गुड्स बनाए हैं वो बनाए हैं आपने सिर्फ 1000। और मैंने आपको बताया था कि 2 रॉ मटेरियल के लिए बाद एक फिनिश गुड्स बनता है। इसका मतलब उसने जो रॉ मटेरियल है वो 2000 यूनिट यूज कर लिया है और उससे 1000 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स बना है। तो रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट होगी, फिनिश गुड्स की कॉस्ट, फिनिश गुड्स की कॉस्ट निकालनी है तो उसके लिए सबसे पहले रॉ मटेरियल की कॉस्ट चाहिए। जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट होगी वो होगी 2000 यूनिट की 125 रुपए। 2000 20 हो गया, 2000 इंटू 125 रुपए। अब बेटा 2000 इंटू 125 हो गया 2.5 लाख रुपए। इसके बाद उसने इस 1000 यूनिट को बनाने के लिए 1 लाख रुपए लेबर चार्जेस भी खर्चे हैं। बेटा 1 लाख रुपए लेबर चार्जेस खर्चे हैं। लेबर हो गई 1 लाख रुपए। इसके बाद उसने दैट्स इट, और तो कुछ नहीं खर्चा किया नहीं। अब बेटा यहां पर हमने टोटल करा तो फिनिश गुड्स की कॉस्ट आ रही है 3.5 लाख और ये 3.5 लाख जो कॉस्ट है वो 1000 यूनिट्स की है। तो 3.5 लाख डिवाइडेड बाय 1000 तो ये आता है 350 रुपए। तो हमारी कॉस्ट है 350, जबकि फिनिश गुड्स का एनआरवी दे रखा है 300। बेटा कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, तो फिनिश गुड्स किस पे रिकॉर्ड होंगे? 300 पे। तो 300 इंटू 1000 यानी कि 3 लाख। तो बेटा या तो बी इज द राइट आंसर या डी इज द राइट आंसर। सी, ए और सी तो नहीं है, ये बात कंफर्म हो गई। अब चलते हैं रॉ मटेरियल पे। क्योंकि फिनिश गुड्स एनआरवी पे रिकॉर्ड हुए हैं तो रॉ मटेरियल के लिए भी रूल लगेगा, कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट विच एवर इज लोअर। बेटा उसकी कॉस्ट है रॉ मटेरियल की 125 और उसका रिप्लेसमेंट कॉस्ट है 100। तो ऑब्वियसली किस पे होगा? 100 पे। और हमारे पास कितनी यूनिट पड़ी है? 2000। तो बेटा 2000 इंटू 100 यानी कि अच्छा नहीं, 2000 में से 1500 तो हमने रॉ मटेरियल जो है वो कंस्ट्रक्शन करने के लिए लगा दिया था, तो हमारे पास 500 यूनिट पड़ी है। तो 500 इंटू 100 यानी कि 50,000। तो बेटा 50,000 इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है कॉस्ट ऑफ सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट बताओ एज पर AS10। अब कॉस्ट ऑफ सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट के अंदर सबसे पहले तो 1500 यूनिट आएंगी रॉ मटेरियल की 125 के हिसाब से। बेटा 1500 इंटू 125 हो जाएगा 1,87,500 रुपीज। इसके बाद इसके अंदर जो था क्या आएगा 90,000 रुपए कंस्ट्रक्शन के
और 15,000 रुपए इंस्टॉलेशन के। तो बेटा 90,000 रुपए कंस्ट्रक्शन के ऐड हो गए और 15,000 रुपए इंस्टॉलेशन के ऐड हो गए। ये हो गया टोटल 187,500। लेट मी कैलकुलेट, 187,500 प्लस 90,000 प्लस 15,000, बेटा ये हो गया 2,92,500। बट दिस इज नॉट द राइट आंसर। अभी इसके अंदर ऐड होगा, क्योंकि ये क्वालिफाइंग एसेट है, तो इसके अंदर ऐड होगी बोरोइंग कॉस्ट। अब बेटा बोरोइंग कॉस्ट कितनी ऐड होगी, मेरी बात को ध्यान से समझना। जो हमने लोन लिया था, वो लोन हमने किसके लिए लिया था? सिर्फ वो लोन हमने लिया था रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए। अब इसका मतलब ये हो गया कि हमने जो लोन यूज किया है क्वालिफाइंग एसेट में, वो सिर्फ कितना यूज किया है? 187,500। क्योंकि जो हमने लोन बोरो किया है वो रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए किया था, और रॉ मटेरियल क्वालिफाइंग एसेट नहीं थी तो हम कैपिटलाइज नहीं कर रहे थे। बट क्योंकि अब ये क्वालिफाइंग एसेट बन गई है, तो जितना रॉ मटेरियल की कॉस्ट है उतना लोन क्वालिफाइंग एसेट का कैपिटलाइज होगा, यानी 187,500 का 10%। सवाल ये उठता है कितने महीने का? तो अब बेटा चेक करते हैं, लोन कब लिया था? 1 अगस्त में। तो 1 अगस्त से लेकर 31 मार्च तक होते हैं 8 महीने। तो ये आता है 187,500 का 187,500 का 10% इंटू 8 डिवाइडेड बाई 12, बेटा ये आता है 12,500 रुपए। अब 292,500 प्लस 12,500 होते हैं 3,05,000 रुपए। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है? एज पर AS 16 व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज। बताओ कितना कैपिटलाइज करेंगे? तो बेटा 12,500 कैपिटलाइज करेंगे, और पीएनएल में कितना जाएगा? बचा हुआ पीएनएल में ही जाएगा। अब बचा कितना? हमने पे किया होगा 6 लाख के ऊपर 10% इंटू 8 महीने का। बेटा 6 लाख का 10% हो गया 60,000, 8 महीने का हो गया 40,000। 40,000 में से अगर 12,500 पीएनएल में चला गया तो 27,500। यस, तो 12,500 जो है वो इंटरेस्ट कैपिटलाइज हो जाएगा, और 27,500 का जो इंटरेस्ट है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। देन इसके बाद लास्ट पॉइंट क्या कहता है? व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का कैरिंग अमाउंट क्या होगा? और जो डिविडेंड आया है उसका क्या करोगे? बेटा डिविडेंड अगर प्री एक्विजिशन डिविडेंड है तो कॉस्ट में से माइनस होगा, और पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड है तो पीएनएल में जाएगा। आइए चेक करते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार ढंग से। बेटा क्वेश्चन में ये दिया है पी लिमिटेड, अच्छा कहां से है भाई? यहां से है। 1 लाख रुपए उसने इन्वेस्ट कर दिए पी लिमिटेड में। हाँ ये रहा बेटा, 9,000 शेयर खरीदे थे 10 वाले 1 लाख रुपए में, और बाद में उसको 20% डिविडेंड भी मिला है। तो बेटा डिविडेंड जो उसको मिला होगा वो 90,000 के ऊपर मिला होगा। पहले तो ये क्लियर करते हैं, क्यों? क्योंकि 10 रुपए की फेस वैल्यू है, 9,000 शेयर है, 90,000 का 20% होता है, 20% डिविडेंड हो गया 90,000 का 18,000 रुपए, राइट। 18,000 का डिविडेंड मिला और 1 लाख रुपए के उसने शेयर खरीदे 25 मार्च को। बेटा शेयर खरीदे एकदम लास्ट में आके, और जो डिविडेंड मिला है वो पूरे साल का मिला है 18,000 रुपए। अब सवाल यह आया क्या ये प्री एक्विजिशन डिविडेंड है या पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड है? तो बेटा ये साफ पता लग रहा है, शेयर एंड में खरीदे और पूरे साल का डिविडेंड मिला है तो वो प्री एक्विजिशन डिविडेंड है। तो कॉस्ट में से क्या हो जाएगा? माइनस। 1 लाख में से जब हम 18,000 रुपए माइनस करेंगे तो 82,000 रुपीज हमारा कैरिंग अमाउंट होगा, और डिविडेंड जो है वो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में से माइनस हो जाएगा। तो बेटा ये था हमारा केस स्टडी नंबर 20, और अब इसके बाद अगली 5 केस स्टडीज जो है वो हम अपने पार्ट 5 में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो ने आपकी हेल्प करी होगी। मेरी बात याद रखना, कमेंट जरूर करके जाइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।